जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग वागन रिपेयर शॉप रायपुर का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग चैनल के साथ, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे। तो जैसे कि 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, टू रिपेयर कैसनव बॉगी साइड फ्रेम डेस मेथड शुड बी यूज्ड। यहीं पर देखिए, तो आप लोग का कैसनव बॉगी का रिपेयरिंग जो करेंगे उसके लिए किस टाइप का, कौन सा मेथड का वेल्डिंग आप लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए आप लोग का जो सुइटेबल मेथड होगा ये हो जाएगा डाउन हैंड वेल्डिंग। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्लियरेंस बिटवीन एंटी रोटेशन लॉक एंड बोलेस्टर ऑफ द बॉगी असेंबली शुड बी। यहीं पर देखिए, क्लियरेंस बिटवीन एंटी रोटेशन लॉक और बोलेस्टर, आप लोग का एंटी रोटेशन लॉक और बोलेस्टर का बीच में जो क्लियरेंस है ये आप लोग का बॉगी असेंबली में ये आप लोग का कितना होना चाहिए। क्लियरेंस बिटवीन एंटी रोटेशन लॉक एंड बोलेस्टर ऑफ बॉगी असेंबली शुड बी, ये कितना होना चाहिए क्लियरेंस। तो ये आप लोग का होना चाहिए 4 mm होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। $20.32 ton XL load Kesnap 22 NLB bogie have dash outer spring is the configuration। यहीं पर देखिए, Kesnap 22 NLB जो बोगी है इसमें आप लोग का स्प्रिंग का कन्फिगरेशन पूछ रहा है, जिसमें कि आप लोग का इसका एक्सेल लोड 20.3 टन एक्सेल लोड होना चाहिए। Kesnap 22 NLB बोगी होना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का आउटर स्प्रिंग यहीं पर पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो स्प्रिंग कन्फिगरेशन हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का यही 20.32 टन वाला Kesnap 22 जो NLB बॉगी है, इसमें आप लोग का आउटर कितना है, ये इनर कितना है, आप लोग का स्नोबर कितना है, ये जानना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का एक बॉगी में आप लोग का आउटर हो जाएगा 12 के संख्या में, इनर हो जाएगा 8 के संख्या में, और स्नोबर हो जाएगा आप लोग का 4 के संख्या में। तो यही आप लोग का कन्फिगरेशन होता है 20.32 टन एक्सेल लोड वाला Kesnap 22 NLB बोगी के लिए। तो यहीं पर देखिए, आप लोग का आउटर स्प्रिंग पूछा है, तो आउटर स्प्रिंग यहीं पर हो जाएगा आप लोग का 8 के संख्या में। ऑप्शन बी के साथ चलिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का इनर में चलेंगे, ये हो जाएगा आप लोग का आउटर 12 हो जाएगा। ये आप लोग का जैसे कि आउटर इनर स्नोबर में आप लोग का 12, आउटर इनर 8 और आप लोग का स्नोबर 4 होता है। गलती से रिपीट हो गया है, ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। जो आउटर स्प्रिंग का संख्या यहीं पर हो जाएगा 12 के संख्या में। नेक्स्ट चलते हैं, 20.32 टन एक्सेल लोड Kesnap 22 NLB बॉगी हैव डेस इनर स्प्रिंग इज द कन्फिग्रेशन। यहीं पर देखिए, इनर स्प्रिंग का पूछ लिया, वही आप लोग का सेम 22 NLB बॉगी है, 20.32 एक्सेल लोड कैपेसिटी है। तो यही कंडीशन में आप लोग का जो इनर स्प्रिंग का संख्या कितना हो जाएगा, इनर स्प्रिंग का संख्या आप लोग का 8 के संख्या में हो जाएगा। तो 59 का आप लोग बी के साथ चलिए। लीव ऑन एवरेज पे कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर डेज डे। आप लोग का एंटायर पूरा सर्विस में आप लोग LAP कितना जमा कर सकते हैं लीव ऑन एवरेज पे। तो ये आप लोग 300 संख्या में जमा कर सकते हैं पूरा एंटायर सर्विस में। इसी हिसाब से आप लोग का LHAP के लिए लीव ऑन हाफ एवरेज पे के लिए नॉन लिमिट, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप लोग इसको कितना भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फॉर माइनर पेनल्टी व्हिच फॉर्म इज यूज्ड, यहीं पर देखिए माइनर पेनल्टी के लिए बोला है। तो माइनर पेनल्टी के लिए आप लोग का SF11 है, ये आप लोग का माइनर पेनल्टी है, ये याद रखिए। इसी हिसाब से आप लोग का SF5 होता है मेजर पेनल्टी।
SF7 होता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। ये होता है आप लोग का अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर, ईओ इंक्वायरी ऑफिसर आप लोग का अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटिंग के लिए आप लोग का SF7 फॉर्म आप लोग का इशू किया जाता है। इसी हिसाब से SF जो आप लोग का 1 होता है ये सस्पेंशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। डेस इज द ऑक्यूपायर ऑफ द वर्कशॉप। आप लोग का कारखाना का वर्कशॉप का ऑक्यूपायर कौन होता है, यहीं पर ये हो जाएंगे CWM साहब हो जाएंगे, चीफ वर्कशॉप मैनेजर हो जाएंगे। टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ ए वर्कशॉप स्टाफ इन ए वीक इज डेस आवर। यहीं पर कारखाना में वर्कशॉप में आप लोग का टोटल वर्किंग आवर पूछ रहा है एक हफ्ता में, तो 1 वीक में ये आप लोग का जो स्टैंडर्ड है ये 48 आवर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द सेलिंग लिमिट ऑफ इंसेंटिव फॉर WRS रायपुर इज फिक्स्ड एट। यहीं पर देखिए आप लोग का सेलिंग लिमिट पूछा है। सेलिंग लिमिट इंसेंटिव बोनस के लिए आप लोग का WRS वागन रिपेयर शॉप रायपुर में कितना आप लोग का सेलिंग लिमिट है इंसेंटिव का, यहीं पर एक क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का जो वागन रिपेयर शॉप में आप लोग का 50% ये आप लोग का इंसेंटिव सेलिंग लिमिट है। तो यहीं पर आप लोग का CLW पैटर्न का इंसेंटिव स्कीम आप लोग का यूज होता है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न का इंसेंटिव स्कीम आप लोग का WRS रायपुर में लागू होता है, वागन रिपेयर शॉप रायपुर में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 2 प्रकार का इंसेंटिव स्कीम होता है, एक CLW पैटर्न का और एक होता है आप लोग का ग्रुप इंसेंटिव स्कीम होता है GIS, जिसको कि आप लोग का तिरुपति ग्रुप ऑफ इंसेंटिव स्कीम भी बोला जाता है, ये भी जरूर याद रखें। तो आप लोग का WRS रायपुर में वागन रिपेयर से रायपुर में इंसेंटिव का जो सीलिंग लिमिट है ये 50% है, और यहीं पर आप लोग का CLW पैटर्न का इंसेंटिव स्कीम लागू होता है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर सुपरवाइजिंग इंसेंटिव सेक्शन शैल बी पेड ए मंथली बोनस ऑफ डेज ऑफ देयर बेसिक पे। यहीं पर SSC को आप लोग का इंसेंटिव कितना मिलता है, तो ये आप लोग का बेसिक पे का 20 आप लोग का कितना % इंसेंटिव मिलता है। तो SSC लोग को आप लोग को जो इंसेंटिव आप लोग का पेड किया जाता है, दिया जाता है, तो ये आप लोग का बेसिक पे का कितना होना चाहिए, बेसिक पे का ये 15% होना चाहिए। SSC लोग को आप लोग का 15% दिया जाता है इंसेंटिव बोनस, याद रखिए बेसिक पे का। टाइप ऑफ कपलर यूज्ड फॉर रनिंग हैवी होल्ड फ्राइट ट्रेन। यहीं पर देखिए हैवी होल्ड फ्राइट ट्रेन के लिए आप लोग का किस टाइप का कपलर यूज होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वागन में आप लोग का वागन का केस में E टाइप का और F टाइप का बोथ आप लोग का कपलर यूज किया जाता है, लेकिन E टाइप और F टाइप में आप लोग का यहीं पर इसमें से स्ट्रॉन्गर कौन है, हैवी हॉलिंग कैपेसिटी किसके पास है, तो ये आप लोग का है आप लोग का F टाइप का जो कपलर होगा इसके पास आप लोग का हैवी हॉलिंग कैपेसिटी है। हालांकि वागन में E और F टाइप का आप लोग का CBC कपलर यूज होता है, और आप लोग का लोकोमोटिव में लोको में E टाइप का आप लोग का कपलर यूज होता है। ये दोनों आप लोग ध्यान में रखें। तो यहीं पर हैवी हॉलिंग आप लोग का क्या हो जाएगा, F टाइप हो जाएगा। रबर पैड्स आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्राफ्ट गियर। यहीं पर देखिए रबर पैड किस टाइप का आप लोग का ड्राफ्ट गियर में यूज होता है। तो रबर पैड्स जो होता है आप लोग का RF361, यही आप लोग का ड्राफ्ट गियर में रबर पैड्स यूज होता है। और आप लोग का हेलिकल स्प्रिंग जो हेलिकल कॉयल स्प्रिंग यूज होगा MK50, यहीं पर हेलिकल कॉयल स्प्रिंग यूज होता है MK50 में, और RF361 में रबर पैड्स यूज होता है।
ये दोनों डाटा जरूर याद रखें, इसी से भी आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है। प्रेस मशीन ऑफ डेज कैपेसिटी इज यूज्ड फॉर प्री सॉर्टिंग ऑफ MK50 ड्राफ्ट गियर। यहीं पर देखिए प्रेस मशीन कितना कैपेसिटी का यूज होता है। आप लोग अगर प्री सॉर्टिंग करेंगे MK50 ड्राफ्ट गियर को, तो आप लोग जब भी आप लोग का प्री सॉर्टिंग करेंगे, डिसमेंटलिंग करेंगे, यही कंडीशन में आप लोग को कितना टन का आप लोग का प्रेस देना पड़ेगा, यहीं पर एक क्वेश्चन है। तो जब भी आप लोग MK50 ड्राफ्ट गियर को डिसमेंटलिंग करेंगे, यही कंडीशन में आप लोग को ड्राफ्ट गियर को रिप्लेस करेंगे, इसमें अगर नया पार्ट्स कुछ फिट करेंगे, उसके लिए आप लोग का डिसमेंटल करने के लिए 200 टन का प्रेस देना पड़ेगा। फाइनल असेंबली में 200 टन का प्रेस देना पड़ेगा। तो आप लोग का डिसमेंटलिंग के लिए 200 टन का प्रेस देना पड़ेगा, और फाइनल असेंबली के लिए भी 200 टन का प्रेशर देना पड़ेगा MK50 ड्राफ्ट गियर के लिए। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ बक्सन वैगन इज। यहीं पर देखिए बक्सन वैगन के लिए कंडमनिंग व्हील डायमीटर पूछा है, जो कि 906 mm होता है। और इसका आप लोग का नया भी याद रखिए, नया कंडीशन में नया चक्का का व्हील का डायमीटर 1000 mm हो जाएगा। और आप लोग का ये जो शॉप रिन्यूअल साइज होगा, लास्ट शॉप इशू साइज हो जाएगा, लास्ट शॉप इशू साइज जो होगा बक्सन वैगन के लिए 919 mm होगा। ये तीनों डाटा याद रखिए, नया में 1000 mm, कंडमनिंग 906 mm, और आप लोग का लास्ट शॉप इशू साइज हो जाएगा बक्सन वैगन के लिए आप लोग का 919 mm। BBZC कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ BBZC वैगन। यहीं पर आप लोग का कंडमनिंग व्हील डाया पूछा है BBZC वैगन के लिए, BBZC ब्रेक वैन के लिए। ये आप लोग का 4 व्हीलर ब्रेक वैन होता है। तो इसमें आप लोग का नया कंडीशन में डाया कितना है और कंडमनिंग कंडीशन में डाया कितना है, जरूर आप लोग को जानना चाहिए। तो यहीं पर देखिए आप लोग का कंडमनिंग कंडीशन में पूछा है, तो यहीं पर कंडमनिंग जो होगा 860 mm हो जाएगा, ये है कंडमनिंग होगा। और आप लोग का नया कंडीशन में नया व्हील का डाया जो हो जाएगा ये 1000 mm होगा, और आप लोग का कंडमनिंग जो होगा 860 mm हो जाएगा। $20.32 टन एक्सेल लोड कैसन ऑफ 22 NLB बॉगी है डे स्नोबर स्प्रिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन। यहीं पर देखिए स्नोबर स्प्रिंग आप लोग का 2-2 करके 4 के संख्या में दोनों बाजू में एक बॉगी में आप लोग का फिट होता है। ये आप लोग सबको ही पता है कि स्नोबर स्प्रिंग आप लोग का दोनों साइड में 2-2 करके 4 के संख्या में ये लगता है। तो ऑप्शन ये देखिए सी के साथ चलिए। स्नोबर स्प्रिंग का संख्या पूछ रहा है एक बॉगी में 4 के संख्या में। नेक्स्ट चलते हैं, डेज इज नॉट ए व्हील डिफेक्ट। यहीं पर देखिए कौन सा व्हील डिफेक्ट नहीं है पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में चलते हैं, जैसे कि आप लोग का यहीं पर देख सकते हैं कि फ्लैट पेसेस ये आप लोग का व्हील डिफेक्ट है। फ्लैट टायर या फ्लैट पेसेस आप लोग जानते हैं। शार्प फ्लैंज ये भी आप लोग का व्हील डिफेक्ट है। यहीं पर देखिए जो ब्रोकन स्प्रिंग है ये व्हील डिफेक्ट नहीं है। ये जो आप लोग का ब्रोकन स्प्रिंग है ये व्हील डिफेक्ट नहीं है। और यहीं पर जो स्लैग गेज है ये भी आप लोग का व्हील डिफेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन में आप लोग का बोथ A and C होना चाहिए, जो कि यहीं पर नहीं है। तो ये आप लोग का जैसे कि आप लोग का ब्रॉड गेज में देखते हैं, ब्रॉड गेज का जो आप लोग का स्टैंडर्ड लेंथ होता है ये होता है 1676 ± 6 mm होता है। तो यहीं पर आप लोग का जो टाइट गेज होता है ये आप लोग का 6 mm माइनस कर दीजिए। तो यहीं पर टाइट गेज जो होगा 1670 mm होता है।
और आप लोग का स्लैग गेज जो है ये 7 mm प्लस कर दीजिए, तो यहीं पर ये हो जाएगा 1682 mm। तो जो स्लैग गेज है ये आप लोग का रेलवे लाइन या गेज रिलेटेड है, इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर जो स्लैग गेज हो गया और ब्रोकन स्प्रिंग हो गया, ये दोनों व्हील डिफेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। डैश लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन सीटीआरबी। सीटीआरबी में आप लोग क्या लुब्रिकेंट यूज करते हैं? आप लोग ग्रीस यूज करते हैं। डैश कैप स्क्रू आर फिटेड ऑन वन साइड ऑफ द व्हील। यहीं पर देखिए आप लोग का एक व्हील साइड में जो एंड कैप स्क्रू आप लोग का यूज होता है, कितना के संख्या में होता है? तो एंड कैप स्क्रू आप लोग का 3 का संख्या में होता है। आप लोग का जो एंड कैप जो एक्सेल बॉक्स एंड कैप जो आप लोग का स्क्रू होता है, ये 3 के संख्या में, एक तरफ में 3, दूसरा तरफ में आप लोग का 3, एक एक्सेल में आप लोग का टोटल 6 हो जाता है एंड कैप स्क्रू। एंड कैप स्क्रू ऑफ द व्हील शैल बी टाइटेंड यूजिंग। तो यहीं पर आप लोग का जो एंड बियरिंग एंड कैप स्क्रू, एक्सेल बॉक्स एंड कैप स्क्रू, ये सब आप लोग का जब टाइट करेंगे, इसके लिए आप लोग का टॉर्क रेंच चाहिए। तो टॉर्क रेंच में ही हमेशा इसको टाइट कीजिए। डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ अपन वागन। यहीं पर देखिए अपन वागन का कौन सा आप लोग का पार्ट्स नहीं है पूछ रहा है। तो आप लोग का साइड्स जो है, साइड फ्रेम ये रहेगा, एंड आप लोग का या एंड पैनल ये सब रहेगा, आप लोग का डोर भी रहेगा। लेकिन रूफ जो होता है ये आप लोग का ओपन वागन के लिए नहीं, ये आप लोग का कवर्ड वागन के लिए आप लोग का रूफ का प्रोविजन होगा। जैसे कि आप लोग का बीसीएन वागन होगा, यही सब वागन में, कवर्ड वागन में रूफ का प्रोविजन रहेगा, लेकिन ओपन वागन में आप लोग का रूफ का जरूरी नहीं है। डैश कॉज करोजन इन वागन बॉडी। वागन बॉडी में आप लोग का कोरोजन, आप लोग का रस्टिंग, रस्टेड कैसे होता है? तो ये आप लोग का देखिए वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का कंडीशन में आप लोग का वाटर, अगर पानी आप लोग का गिर रहा है तो यही कंडीशन में वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो आप लोग का कोरोजन होगा। इसके बाद देखिए आप लोग का करोजिव कंसाइनमेंट, अगर आप लोग का जो मटेरियल है ये ऑलरेडी रोस्टेड है, कोरोजन है, तो इसके चलते भी आप लोग का वागन में कोरोजन होगा, वागन बॉडी में कोरोजन होगा। कोई भी पार्ट्स में ऑलरेडी कोरोजन हो गया, इसके चलते भी ये आप लोग का हो सकता है। इसी हिसाब से आप लोग का पुअर पेंटिंग, अगर पेंटिंग ठीक नहीं है, यही कंडीशन में कोरोजन होगा, तो यहीं पर ऑल ऑफ दीच हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। पैनल पैचिंग रिपेयर ऑफ बॉक्सेन वागन, व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ स्टैंडर्ड पैचेस। जब भी हम लोग पैनल पैच करते हैं, जैसे कि हम लोग यहीं पर देखिए साइड पैनल ये एक पैच करते हैं, और आप लोग का जो फ्लोर पैच करते हैं, फ्लोर पैचिंग होता है। तो यही कंडीशन में जैसे कि आप लोग का साइड पैनल पैचिंग अगर करेंगे, तो साइड पैनल पैचिंग के लिए आप लोग का जो लगता है ये 5 mm का आप लोग का प्लेट का स्टैंडर्ड थिकनेस हो जाएगा। और आप लोग का फ्लोर अगर पैच करेंगे तो 6 mm आप लोग का थिकनेस का प्लेट चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का इन जनरल आप लोग का पैनल पैच दे दिया है। तो यही कंडीशन में आप लोग का, तो आप लोग याद रखिए साइड पैनल के लिए 5 mm और फ्लोर पैच के लिए 6 mm। तो यहीं पर आप लोग का एक स्टैंडर्ड पैनल पैच के लिए आप लोग बॉक्सन वागन के लिए कितना थिकनेस का प्लेट चाहिए पूछ रहे हैं, तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन ए के साथ चल सकते हैं, ये 5 mm होगा। Which of the following is not true regarding advantages of लॉक बोल्ट ओवर रिवेटिंग। यहीं पर देखिए आप लोग का जो लॉक बोल्ट, अभी रिवेटिंग को हटा कर लॉक बोल्ट या हॉक बोल्ट ये सब यूज किया जा रहा है। तो यही कंडीशन में आप लोग का पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग एडवांटेज ऑफ लॉक बोल्ट। तो लॉक बोल्ट का क्या एडवांटेज नहीं है आप लोग का रिवेटिंग का कंपेरिजन में, आप लोग का हॉक बोल्ट लॉक बोल्ट का क्या एडवांटेज नहीं है। तो यहीं पर देखिए जो एडवांटेज है ये हाई स्ट्रेंथ, हॉक बोल्ट या लॉक बोल्ट हाई स्ट्रेंथ है, ये सही बात है।
इसके बाद फास्ट इंस्टॉलेशन, इसको जल्दी से इंस्टॉल कर पाएंगे, जल्दी से बोल्टिंग सिस्टम आप लोग वागन में यूज कर पाएंगे, ये भी सही है। वाइब्रेशन रेजिस्टेंस है, ये भी सही है। लेकिन जो चीप है, सस्ता है, आप लोग का ये सस्ता नहीं है। लॉक बोल्ट कॉस्टली है। लॉक बोल्ट जो है ये कॉस्टली हो जाएगा एज कंपेयर टू रिवेटिंग। रिवेटिंग को कंपेयर करेंगे तो आप लोग का लॉक बोल्ट का जो प्राइस होगा ये कॉस्टली हो जाएगा। तो यहीं पर जो चीप दिया है, सस्ता दिया है, ये आप लोग का एडवांटेज नहीं होगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम, वागन नंबर शैल बी कंसिस्ट ऑफ डैश डिजिट। नया वागन नंबरिंग स्कीम के अनुसार टोटल आप लोग का जो वागन का जो डिजिट होगा, संख्या होगा, वो 11 के संख्या में होगा। तो यहीं पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए यहीं पर बी पर है। तो इसके बारे में आप लोग को बार बार बताया जा रहा है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। और एक बार आप लोग का टोटल जो 11 डिजिट है, इसका आप लोग का स्पेसिफिकेशन बता दे रहे हैं, कौन सा डिजिट क्या आप लोग का दर्शाता है, क्या आप लोग का इंडिकेट्स करता है। जैसे कि आप लोग का फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट हो गया, ये आप लोग का टाइप ऑफ वागन को दर्शाएगा, किस टाइप का आप लोग का वागन है ये दर्शाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इसी हिसाब से आप लोग का थर्ड एंड फोर्थ जो हो जाएगा, ये ओनिंग रेलवे, कौन सा जोन का ये आप लोग का वागन है, ओनिंग रेलवे। 5 और 6 नंबर जो डिजिट है, ये आप लोग का क्या दर्शाएगा, ये ईयर ऑफ बिल्ट, कौन सा आप लोग का साल में ये आप लोग का मैन्युफैक्चर हुआ है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसी हिसाब से आप लोग का 7, 8, 9, 10, ये 4 संख्या जो है ये वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर बताएगा। वागन सीरियल नंबर, वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर बताएगा। और लास्ट जो 11वां वाला डिजिट होगा, ये आप लोग का चेक डिजिट होगा। ये भी जरूर ध्यान में रखें। तो इसी हिसाब से 11 डिजिट का यही आप लोग का स्पेसिफिकेशन है। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम, डेस इज द कोड गिवन फॉर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहीं पर देखिए SECR रेलवे के लिए आप लोग का जो जोनल कोड पूछा है, तो आप लोग का SECR जोन के लिए जोनल कोड क्या हो जाएगा, यहीं पर जो जोनल कोड होगा ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आप लोग का SECR का जोनल कोड है आप लोग का नया वागन नंबरिंग स्कीम के अनुसार। तो यहीं पर जो 11 वाला है, ये देखिए 11 आप लोग का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का 11, ये जोनल कोड हो जाएगा। 12 ईस्ट कोस्ट रेलवे का ये जोनल कोड है। आप लोग का 13 जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का NCR का है। तो आप लोग का यही आप लोग का नया वागन नंबरिंग जो स्कीम है, इससे आप लोग जोनल कोड निकाल सकते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ SEC रेलवे इजिन, यहीं पर देखें साउथ ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर पूछा है। इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर हो जाएगा ये बिलासपुर है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। 1 मीटर इज इक्वल टू DSMM, यहीं पर 1 मीटर पूछा है। तो 1 मीटर आप लोग का कितना मिलीमीटर हो जाएगा, ये 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का 1 मीटर ये हो जाता है आप लोग का 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को आप लोग का 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर हिसाब से आप लोग का 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। डेज साइड फ्रेम्स आर फिटेड इन केसनफ ट्रॉली और बोगी। एक ट्रॉली और एक बोगी में आप लोग का टोटल साइड फ्रेम पूछा है। तो आप लोग का दोनों बाजू में एक एक करके 2 साइड फ्रेम, एक बोगी या एक ट्रॉली में। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो टोटल वागन में आप लोग का 4 साइड फ्रेम हो जाएगा। इन 1 बक्सन वागन डेज ब्रेक ब्लॉक्स आर फिटेड। तो बक्सन वागन में आप लोग का टोटल 8 चक्का, 8 ब्रेक ब्लॉक। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में आप लोग का कलर पूछा है ब्रेक पाइप का। इजी क्वेश्चन है। ब्रेक पाइप के लिए ग्रीन हो जाएगा और आप लोग का सफ़ेद हो जाएगा फीड पाइप के लिए। डेज कैपेसिटी ऑफ ईओटी क्रेन अवेलेबल इन बॉडी शॉप। यहीं पर देखिए जो बॉडी शॉप, लिफ्टिंग शॉप, इस सब में जो ईओटी क्रेन यूज होता है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। ये जो ईओटी क्रेन होता है आप लोग का बॉडी शॉप में, ये आप लोग का कैपेसिटी होता है 25 टन का। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLT। यहीं पर देखिए वर्कशॉप में आप लोग का जो FLT यूज होता है, इसका यहीं पर फुल फॉर्म पूछा है। तो ये आप लोग का जो FLT होता है, इसका यहीं पर फुल फॉर्म पूछा है, जो कि आप लोग का फॉर्क लिफ्ट ट्रक हो जाएगा। तो ये फॉर्क लिफ्ट ट्रक के माध्यम से आप लोग वर्कशॉप में एक शॉप से दूसरा शॉप को आप लोग कुछ भी सामान लोडिंग कर सकते हैं और लोडिंग कर सकते हैं। डिफरेंट आप लोग का गुड्स मटेरियल को आप लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इधर से उधर ले सकते हैं। इनसाइड शॉप के आप लोग का अंदर में मूवमेंट करवा सकते हैं, सामान इधर उधर ले सकते हैं। इसके लिए फॉर्क लिफ्ट ट्रक यूज किया जाता है, जो कि मैक्सिमम आप लोग का बैटरी ऑपरेटेड रहता है। तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा फॉर्क लिफ्ट ट्रक। ऑप्शन देखिए डी में है FLT का फुल फॉर्म फॉर्क लिफ्ट ट्रक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSR। यहीं पर देखिए NSR का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म यहीं पर क्या हो जाएगा, नॉन स्टॉक रिक्विजिशन हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉन स्टॉक रिक्विजिशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO। ISO को फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ISO को जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये होता है आप लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग का ISO का जो हेडक्वार्टर होता है, ये ISO जो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। तो इसका आप लोग का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा, ये भी याद रखिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSD। LSD का फुल फॉर्म पूछा है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है लोड सेंसिंग डिवाइस, जो कि आप लोग का ये देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो कि आप लोग का BLC वागन में ये यूज होता है। तो जैसे कि आप लोग का लोड एम्प्टी को सेंस करके आप लोग का ब्रिक सिलेंडर में, ये आप लोग का लोडिंग कंडीशन, एम्प्टी कंडीशन में आप लोग का प्रेशर उसी आप लोग का हिसाब से कंट्रोल करके इसको सेंड करता है, और इसी हिसाब से आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक भी एडजस्ट होता है। तो यहीं पर आप लोग का एक BLC आप लोग का वागन में ये देखिए 2 के संख्या में LSD रहता है, लोड सेंसिंग डिवाइस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE। PPE देखिए, PPE का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ऑप्शन में देखते हैं आप लोग का कहाँ पर ऑप्शन में है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहीं पर देखिए ऑप्शन बी में है। जैसे कि आप लोग का शूज हो गया, जो जूता पहनते हैं आप लोग का ड्यूटी के दौरान, आप लोग का जब भी जहीं जो प्लेस में आप लोग काम करते हैं, शूज हो गया, आप लोग का हेलमेट हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गया। इसके बाद आप लोग का गॉगल्स, वेल्डिंग करते हुए गॉगल्स आप लोग का पहनते हैं, हैंड स्क्रीन हो गया, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, एप्रॉन हो गया। तो यही सब आप लोग का PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। जब भी आप लोग का कोई भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं तो प्रॉपर PPE का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके चलते आप लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं।
पीसीओ सेक्शन इन वर्कशॉप स्टैंड्स पर, यहीं पर पीसीओ का फुल फॉर्म पूछा है। वर्कशॉप के लिए पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पर देखिए ऑप्शन डी में है। इलास्टोमेरिक पैड कंडमनिंग फ्री हाइट इज डेस mm। इलास्टोमेरिक पैड का आप लोग का यहीं पर कंडमनिंग साइज का फ्री हाइट पूछा है, जो कि आप लोग का 42 mm होता है। इसका नया कंडीशन में 46 mm और कंडमनिंग जो होता है 42 mm। ये आप लोग का ईएम पैड के लिए, इलास्टोमेरिक पैड के लिए। नंबर ऑफ आउटर इनर स्नोबर स्प्रिंग रेस्पेक्टिवली फॉर कैसनप 22। यहीं पर आप लोग का पूछा है कैसनप 22 आप लोग का बॉगी के लिए 20.3 टन बॉगी के लिए पूछा है। 22 आप लोग का नॉन एचएस और एचएस यहीं पर क्या है ठीक से मेंशन नहीं है, एनएस लिख दिया है, एनएचएस होना चाहिए। नॉन एचएस आप लोग का ट्रॉली के लिए यहीं पर आप लोग का दिया है कि आप लोग का स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो ये क्या होना चाहिए स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन यहीं पर आप लोग का। तो आप लोग का कैसनप 20.3 टन आप लोग का बॉगी के लिए यहीं पर पूछा है। स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन यहीं पर दिया हुआ है, तो आप लोग का यहीं पर देख सकते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन आप लोग का यहीं पर होगा। तो जैसे कि आप लोग यहीं पर देख सकते हैं तो आप लोग का ये देखिए ये आउटर हो गया, ये आप लोग का इनर स्प्रिंग हो गया और ये आप लोग का स्नोबर स्प्रिंग हो गया, स्नोबर स्प्रिंग हो गया। इसी हिसाब से आप लोग का 20.3 टन आप लोग का एक्सेल लोड के लिए स्प्रिंग का अरेंजमेंट देख सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का इनर पहले आउटर देख लेते हैं। आउटर देख लीजिए, आपका एक साइड में 6 के संख्या में आउटर हो गया। इसी हिसाब से आप लोग का आउटर जो हो गया एक साइड में 6 के संख्या में, इनर जो हो गया आप लोग का इनर देख सकते हैं 1 2 3 4 4 के संख्या में इनर हो गया। और आप लोग का जो स्नोबर है ये 2 के संख्या में, ये एक आप लोग का कैसनप बॉगी का एक साइड में ये आप लोग का स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो दूसरा साइड का आप लोग जोड़ देंगे तो इसका डबल कर दीजिए। तो डबल अगर कर देंगे तो आप लोग का 12 8 और 4 के संख्या में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये 20.32 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी के लिए ये स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहीं पर हो जाएगा टोटल आपका, इसका डबल कर दीजिए। डबल अगर कर देंगे तो यही कंडीशन में 12 आउटर 8 इनर और 4 स्नोबर स्प्रिंग हो जाएगा। तो ऐसा देखिए ये कहाँ पर ये ऑप्शन है, तो देखते हैं यहीं पर आप लोग का ऑप्शन सी में शायद दिखा रहा है। ये देखिए आप लोग का यही कंडीशन में आउटर हो गया 12, इनर हो गया 8 और स्नोबर हो गया 4 के संख्या में। ये आप लोग का 20.32 टन कैसनप 22 ये बॉगी के लिए दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ BCNA HS वागन इन लोडेड कंडीशन इज डेस कैम्पियज। यहीं पर देखिए BCNA HS वागन के लिए आप लोग का वागन का लोडेड कंडीशन में आप लोग का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछा है। तो यहीं पर आप लोग का लोड कंडीशन हो या एम्प्टी कंडीशन, दोनों कंडीशन में ये 100 kmph है। आप लोग का लोड हो या एम्प्टी, बोथ कंडीशन में मैक्सिमम आप लोग का जो परमिसिबल स्पीड है ये 100 kmph है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ बोस्ट M1 इन एम्प्टी कंडीशन इज डेस कैम्पियज। यहीं पर देखिए बोस्ट आप लोग का जो स्टील आप लोग का ट्रांसपोर्ट होता है
तो बोस्ट वागन के लिए यहीं पर बोस्ट M1 मॉडिफिकेशन 1 जो हुआ होगा बोस्ट वागन, तो यही आप लोग का बोस्ट M1 वागन के लिए एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम स्पीड पूछा है। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं एम्प्टी कंडीशन में ये आप लोग का हो जाएगा 65 kmph हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में। इस हिसाब से लोड कंडीशन होता तो ये 60 kmph होता है। ये आप लोग का बोस्ट मॉडिफिकेशन 1 वागन के लिए यहीं पर आप लोग का स्पीड पूछा है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, वो भी आप लोग का स्पीड जो पूछा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, ये आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में, एम्प्टी कंडीशन में 65 kmph और लोड कंडीशन में 60 kmph। ई डायमेंशन ऑफ स्लॉक एडजस्टर बैरल इज डेस mm, यहीं पर ई डायमेंशन पूछा है। तो ई डायमेंशन आप लोग जानते हैं 555 से आप लोग का 575 mm होता है। ये आप लोग का मैक्सिमम गुड स्टॉक वागन स्टॉक के लिए ई डायमेंशन। तो ई डायमेंशन जो होता है आप लोग का प्रोटेक्टिव स्लीप, आप लोग का जो एंड जो प्रोटेक्शन ट्यूब या प्रोटेक्टिव जो स्लीप होता है उसका एंड, और आप लोग का जो बैरल या ग्रुप होता है आप लोग का स्क्रू रॉड में, इसी का बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को ई डायमेंशन बोलते हैं। तो ई डायमेंशन जो होता है डिस्टेंस बिटवीन प्रोटेक्टिव स्लीप एंड ऑफ प्रोटेक्टिव स्लीप ऑफ द स्क्रू एंड ग्रुप मार्क ऑन दिस स्क्रू रॉड, और जो आप लोग का स्क्रू रॉड में ग्रुप मार्क रहेगा, ये बीच में आप लोग का जो डिस्टेंस होगा जो कि मैक्सिमम गुड्स वागन के लिए 555 से 575 mm होता है ई डायमेंशन। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन ये आप लोग का ए में दिख रहा है 565 ± 10, इसका मतलब 555 से 575 mm, ऑप्शन ए के साथ चलिए ई डायमेंशन। ब्रेक सिलेंडर चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 3.6 kg/cm² इज डेज टू डेज सेकेंड। यहीं पर देखिए आप लोग का ब्रेक सिलेंडर चार्जिंग टाइम पूछा है, तो इनडायरेक्टली यहीं पर आप लोग का एप्लीकेशन टाइम पूछा है। तो एप्लीकेशन टाइम क्या होता है आप लोग का सिंगल पाइप गुड्स में, ये 18 से 30 सेकेंड होता है। ये होता है आप लोग का एप्लीकेशन टाइम, जो कि ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम, जब भी ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यही कंडीशन में आप लोग का जैसे कि जो आप लोग का फिलिंग टाइम होगा ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम 0 से 3 kg/cm², जिसको कि एप्लीकेशन टाइम हम लोग बोलेंगे 18 से 30 सेकेंड। इसी हिसाब से आप लोग का रिलीजिंग टाइम जो होता है ये देखिए 45 से 60 सेकेंड जो होता है, ये सिंगल पाइप वागन के लिए रिलीजिंग टाइम होता है 45 से 60 सेकेंड। फ्री हाइट ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ कैसनफ 22 HS बोगीज डेस में, यहीं पर फ्री हाइट पूछा है आप लोग का आउटर स्प्रिंग जो कि कैसनफ 22 HS बोगी के लिए। तो 22 HS बोगी के लिए आप लोग का जो आउटर स्प्रिंग का आप लोग का फ्री हाइट होता है ये कितना होता है, ये आप लोग का 260 mm होता है। तो आप लोग का HS और नॉन HS में देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग का HS आप लोग का बोगी में देख लीजिए आप लोग का आउटर कितना है, इनर कितना है, स्नोबर स्प्रिंग कितना आप लोग का हाइट है, यहीं पर फ्री हाइट पूछा है। तो आप लोग का HS बॉय के लिए आउटर स्प्रिंग जो हाइट होगा 260 mm होगा, इनर हो जाएगा 243 mm और स्नोबर स्प्रिंग हो जाएगा 293 mm। ये आप लोग का HS आप लोग का बोगी के लिए। नॉन HS बोगी के लिए आप लोग का एक्स्ट्रा HS या नॉन HS के लिए ये 260 आउटर, इनर हो जाएगा 262 mm और आप लोग का स्नोबॉर स्प्रिंग हो जाएगा 294 mm। ये डाटा भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा से क्वेश्चन है। तो जैसे कि राजभाषा का पहला क्वेश्चन देखिए 101 में, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो राजभाषा पर जो वार्षिक कार्यक्रम होता है उसको होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय इसके बारे में आप लोग का जारी किया जाता है वार्षिक कार्यक्रम होम मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब प्रभावी हुई, यहीं पर देखिए आप लोग का जो राजभाषा अधिनियम
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये आप लोग का में धारा सेक्शन 33 कब प्रभावी हुआ पूछ रहा है। तो ये आप लोग का जो केम इनटू फोर्स हुआ था, प्रभावी हुआ था, ये आप लोग का 26 जनवरी 1965 को ये आप लोग का प्रभाव में आया था, प्रभावी हुआ था। तो आप लोग का सेक्शन जो 33 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का आप लोग का जो सेक्शन 33 ये क्या बोलता है कि जितने भी आप लोग का जो गवर्नमेंट आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, तो इसमें आप लोग का जो नेम प्लेट्स हो गया, साइन बोर्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, या एनवलप में आप लोग जो हेडिंग देते हैं, ये सब जो यूज होगा ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए। बोथ आप लोग का बाइलिंगुअल होना चाहिए, दोनों आप लोग का लैंग्वेज में ही आप लोग का नेम प्लेट, साइन बोर्ड, लेटर हेड, आप लोग का एनवलप में हेडिंग जो होता है, ये दोनों आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होना चाहिए। यही आप लोग का सेक्शन 33 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बोलता है। राजभाषा नियम के अनुसार क क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है। देखिए रीजन ए में पूछ रहा है, क क्षेत्र में पूछ रहा है, तो ऑप्शन में चलेंगे तो ये देखिए छत्तीसगढ़ जो है ये आप लोग का रीजन ए हो जाएगा। बाकी आप लोग का पंजाब हो गया, ये आप लोग का महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये आप लोग का रीजन बी हो जाएगा। तीनों पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात ये रीजन बी होगा। यहीं पर आप लोग का जो रीजन ए होगा क क्षेत्र होगा छत्तीसगढ़ होगा, और ख क्षेत्र पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात होगा। राजभाषा नियम के अनुसार ख क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है। यहीं पर देखिए रीजन बी पूछा है, तो यहीं पर आप लोग ठीक से देखेंगे तो देखिए यहीं पर आप लोग का जो वेस्ट बंगाल है ये आप लोग का रीजन बी में आएगा, पश्चिम बंगाल ये बी में आएगा, केरल जो ये सी में आएगा, रीजन सी में, हरियाणा ए में आएगा, और आप लोग का गुजरात जो है, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यहीं पर देखिए ख क्षेत्र में पूछ रहा है, थोड़ा देखिए यहीं पर मिस्टेक हो जाता है, आप लोग भी मिस्टेक मत कीजिएगा, अच्छा से आप लोग क्वेश्चन रीड करके ही कीजिएगा। तो यहीं पर देखिए ख क्षेत्र में पूछ रहा है, तो ख क्षेत्र में आप लोग का ये गुजरात हो जाएगा, ये हो जाएगा रीजन बी हो जाएगा, हरियाणा आप लोग का ए हो जाएगा, ये आप लोग का केरला, और जो आप लोग का वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और केरला जो है ये आप लोग का सी रीजन हो जाएगा। तो आप लोग का 104 का यहीं पर ऑप्शन जो डी है ये सही आंसर है। ख क्षेत्र रीजन बी हो जाएगा गुजरात। क क्षेत्र से स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय से क क्षेत्र में मूल पत्राचार करने का लक्ष्य कितना है। तो आप लोग का रीजन ए से, रीजन ए केंद्र सरकार के कार्यालय में जो पत्राचार होगा, जो करस्पॉन्डेंस होगा, तो ये आप लोग का इसका धार्य कितना किया गया, लक्ष्य टारगेट कितना लिया गया है। इसका टारगेट जो लिया गया है ये 100% लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। यहीं पर देखिए आप लोग का जो 106 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है। राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है। तो ये आप लोग का जो राजभाषा अधिकारी होते हैं इनका ऊपर इसका उत्तरदायित्व रहता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर देखिए रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार जो होता है, तो ये आप लोग का रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार जो होता है, इसमें जो भी आप लोग का इंडियन आप लोग का सभी कोई नागरिक भाग ले सकते हैं। जो भी आप लोग का रेलवे में सफ़र जर्नी के द्वारा आप लोग का द्वारा जो भी अनुभूति होता है उसको आप लोग का एक ऐसे के माध्यम से लिखना है, जिसके लिए मिनिमम आप लोग का 3000 आप लोग का मिनिमम वर्ड होना चाहिए, और मैक्सिमम आप लोग का 3500 आप लोग का शब्द के बीच में
ये आप लोग का जो ऐसे है प्रबंध है, इसको आप लोग का लिखना पड़ेगा। तो इसमें सभी कोई भाग ले सकते हैं। तो ये रेल यात्रा के दौरान जो आप लोग का एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभूति मिलता है, इसको लेके आप लोग ऐसे लिखिए जिसका कि आप लोग का 3000 शब्द मिनिमम और मैक्सिमम 3500 शब्द के अंतर्गत अंदर ये होना चाहिए। तो इसमें आप लोग का जो रेल वृत्तांत आप लोग का पुरस्कार है, इसके योजना के अनुसार आप लोग का जो राशि है, जो पुरस्कार राशि है, ये आप लोग का जो फर्स्ट प्राइज है ये 10,000, सेकंड प्राइज 8,000 और आप लोग का थर्ड प्राइज जो होगा ये 6,000 दिया जाता है। इसके साथ साथ आप लोग का जो कंसोलेशन आप लोग का प्राइज रहता है 4,000। आप लोग का जो यहीं पर लास्ट जो कंसोलेशन प्राइज रहेगा ये आप लोग का इसका राशि होगा 4,000, जो कि 5 नंबर्स रहता है। 5 के संख्या में आप लोग का जो सांत्वना मूलक जो आप लोग का राशि रहता है, पुरस्कार रहता है, ये 5 जन को दिया जाएगा 4,000 करके। तो यही अवार्ड स्कीम है। आप लोग का रेल यात्रा वृत्तांत जो पुरस्कार होता है, इसका राशि फर्स्ट में 10,000, सेकंड प्राइज 8,000, थर्ड प्राइज 6,000 और आप लोग का जो कंसोलेशन 5 के संख्या में प्राइज रहेगा, इसका राशि जो रहेगा 4,000 रुपया रहेगा। तो यहीं पर देखिए प्रथम पुरस्कार पूछा था जो कि ऑप्शन डी में चलिए 10,000 होगा। 70% या इसमें से अधिक अंक प्रबोध परीक्षा में पास करने पर कितने का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग जैसे कि प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा 3 आप लोग का जो हिंदी एग्जाम है केंद्रीय कर्मचारी के लिए, तो प्रबोध एग्जाम जो कि एलिमेंट्री या आप लोग का प्रिलिमिनरी प्रारंभिक कोर्स होता है, तो उसमें 70% या उससे अगर ज़्यादा मार्क लाएंगे तो आप लोग का कितने का नगद पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें आप लोग का जो नगद पुरस्कार मिलेगा ये आप लोग को ये राशि तो कितना होना चाहिए, तो ये राशि जो आप लोग का होना चाहिए ये हो जाएगा 1,600 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं आप लोग का प्रबोध के लिए, प्रबोध एग्जाम इसमें आप लोग 70% और एभव ये अगर आप लोग सिक्योर करते हैं तो नगद आप लोग का जो पुरस्कार दिया जाएगा, नगद आप लोग का राशि जो दिया जाएगा ये आप लोग का 1,600 रुपया होगा। इसी हिसाब से आप लोग 60% और मोर बट लेस देन 70% आप लोग इसमें 60% मार्क्स सिक्योर करेंगे या इससे ज़्यादा होगा, लेकिन 70% से कम होना चाहिए। यही कंडीशन में आप लोग को 800 रुपया दिया जाएगा, ये नगद पुरस्कार दिया जाएगा 800 रुपया। उसी हिसाब से अगर 55% और मोर 50% या इससे ज़्यादा मार्क लाएंगे बट लेस देन 60%, 50% या इससे ज़्यादा होगा लेकिन 60% से कम होगा, यही कंडीशन में आप लोग को 400 रुपया ये दिया जाएगा। ये प्रबोध एग्जाम का यही आप लोग का पासिंग आउट करने पर, इतना आप लोग का परसेंटेज सिक्योर करने पर आप लोग का यही अमाउंट में आप लोग का राशि दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 70% या इससे अधिक अंक से प्राज्ञा परीक्षा पास करने पर देश का नगद पुरस्कार आप लोग को दिया जाएगा। तो ये प्राज्ञा एग्जाम के लिए बोल रहा है जो कि आप लोग का फाइनल एग्जाम होता है, अंतिम आप लोग का एग्जाम होता है। तो ये कंडीशन में आप लोग को अगर 70% या इससे ज़्यादा मार्क अगर सिक्योर किए हैं तो आपको कितना नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो यही कंडीशन में आप लोग को जो नगद पुरस्कार दिया जाएगा ये 2,400 रुपया होगा। तो इसका भी आप लोग डाटा देख सकते हैं, ये आप लोग का प्राज्ञा के लिए, प्राज्ञा एग्जाम के लिए इसमें आप लोग का 70% और मोर 70% या इससे ज़्यादा अगर मार्क सिक्योर करते हैं तो यही कंडीशन में आप लोग को 2,400 रुपया दिया जाएगा। 60% और मोर बट लेस देन
70%, 60% से ज़्यादा होगा, लेकिन आप लोग का 70% से अगर कम होगा, यही कंडीशन में आप लोग को कितना दिया जाएगा? यही कंडीशन में 1600 रुपया दिया जाएगा। और आप लोग का 55% या इससे अगर ज़्यादा होगा, लेकिन आप लोग का 60% से कम मार्क रहेगा, यही कंडीशन में आप लोग को 800 रुपया दिया जाएगा। ये भी ज़रूर आप लोग याद रखें। ये प्रज्ञा एग्जाम के लिए 70% या इससे ज़्यादा लाएंगे 2400 रुपया, 60% से ज़्यादा लाएंगे लेकिन 70% से कम होगा, यही कंडीशन में 1600 रुपया, 50% से ज़्यादा लाएंगे मार्क और ये 60% से कम होगा, तो 55% से ज़्यादा होगा लेकिन 60% से कम होगा, यही कंडीशन में 800 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रज्ञा एग्जाम के लिए है। राजभाषा नियम के अनुसार ग क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? यहीं पर देखिए रीजन सी में पूछा है, रीजन सी में कौन सा राज्य शामिल है? तो जैसे कि यहीं पर देख रहे हैं, जो पंजाब आप लोग का रीजन बी में आता है, गुजरात भी बी रीजन में आएगा, छत्तीसगढ़ जो है ए रीजन में आएगा, और आप लोग का केरला जो है ये सी रीजन या गौ क्षेत्र में आएगा। तो सही आंसर आप लोग का यहीं पर ये देखिए, जो केरला है, केरल है, ये रीजन सी में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग इसमें लाइक्स कीजिए, आप लोग का फ्रेंड्स सर्किल में इसको शेयर कीजिए। अगर आप लोग के पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर सेंड करें, उसको आप लोग को सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग का सेवा में। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। यहीं पर आप लोग का वागन रिपेयर शॉप रायपुर का JEE CNW क्वेश्चन पेपर यहीं पर समाप्त हो रहा है। फिर ऐसे एक नया फ्रेश वीडियो में आप लोग के साथ मुलाकात होगा नया सेशन में। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया रहिए, प्रैक्टिस ज़बरदस्त कीजिए। जय हिंद दोस्तों।